नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। हम लोगों ने अभी तक अ, गोलीय दर्पण के बारे में, उसके प्रकार के बारे में, समतल दर्पण के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिया है। समतल दर्पण के कई सारे गुणों के बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे, कदम बढ़ाते हुए हम लोग प्रतिबिंब की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। तो चूंकि हमको पहले से पता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो हमको ये पहले ही पढ़ा चुका हूँ। आप लोगों को अगर ये जानना है तो आप लोग मेरे पीछे के भी प्लेलिस्ट में जो है वीडियो डाल दिया गया है, आप उसमें जाकर चेकआउट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो हेडिंग है वो है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समझ बात आ रही है। तो आपको गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना अगर पढ़ना है तो गोलीय दर्पण क्या होता है ये जानना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं। देखिए, अगर मान लीजिए कोई एक गोला है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक गोला बना दे रहा हूं। मान लीजिए कोई कांच का खोखला गोला है, देखिए, ठीक है, ये कांच का खोखला गोला है। समझिए बात को। अब ये जो खोखला गोला है बाबू, ठीक है ना, इस गोले को मैं क्या कर दे रहा हूँ, ठीक है, आधा पर से मैं यहाँ से क्या कर दे, आधा पर से, ठीक है ना, मैं आधे पर से इसको काट दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको आधे पर से क्या कर दे रहा हूँ, इसको मैं आधे पर से ऐसे काट दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको आधे पर से काट दिया। अब हमको एक कटोरे के जैसा ये गोला है, वो वृत्त नहीं है, मैं वृत्त की बात नहीं कर रहा हूँ, गोले की बात कर रहा हूँ। वृत्त में आपका ये वृत्त जो होता है वो समतल में स्थित होता है, वो द्विविमीय संरचना होता है, और जो गोला होता है वो त्रिविमीय संरचना होता है, ठीक है ना। जैसे कि वृत्त में आता है आपका रोटी, सिक्का, साइकिल का पहिया, ये वृत्त में आता है। लेकिन गेंद, फुटबॉल, ग्लोब, ये सारे जो होते हैं वो, चलो खाना खा लो, वो गोले में आते हैं बाबू, ठीक है ना, 3D में आते हैं। तो वो ये गोला है। अब मैं एक गेंद को मैं ऊपर से काट दूंगा तो हमको एक कटोरे का आकृति प्राप्त होगा, और उस कटोरे का दो पृष्ठ होगा, एक होगा अंदर की तरफ, ठीक है, एक अंदर वाला भाग होगा और एक बाहर वाला भाग होगा, ठीक है ना। अब ये जो हमारा कांच के खोखले का पारदर्शी भाग है, इसको मैं एक तरफ से क्या कर दूं, लाल ऑक्साइड का, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लाल ऑक्साइड का अगर मैं क्या करूं, लेप लगा लूं, ठीक है ना, लाल ऑक्साइड का, ठीक है। कई जगह एल्यूमिनियम का भी लगाते हैं लोग, चांदी का भी लगाते हैं लोग, ठीक है ना। बड़े लोगों की बड़ी बात है, हम लोग छोटे लोग हैं लोग, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लाल ऑक्साइड का क्या होता है बाबू, लेप लगा दिया जाता है, ठीक है ना, जिसके कारण अब इस तरफ से हम देखेंगे ना तो इसमें हमारा चेहरा दिखाई देने लगेगा। इसी को हम कहते हैं गोलीय दर्पण, यानी खोखले गोले का कटा, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग, जिसका एक पृष्ठ जो है वो कलई किया गया हो, ठीक है ना, कलई किया गया हो, तथा दूसरा जो तल हो वो परावर्तक तल हो। क्या हो, परावर्तक तल, ठीक है ना, ये परावर्तक तल है, इसी को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण जो होता है आपको पहले से पता है कि गोलीय दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक होता है बाबू आपका, देखिए, एक होता है आपका अवतल दर्पण और एक होता है बाबू आपका उत्तल दर्पण, ठीक है ना। देखिए, एक होता है आपका अवतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण, देखिए ये है आपका अवतल दर्पण। इसमें आप लोग देखिए इस साइड में लाल लाल कलर का आप लोग देखिए लाल ऑक्साइड का लेप लगा हुआ है, और ये जो दूसरा ये प्रकाश का परावर्तक तल है, ठीक है ना। इधर देखिए ये भी है आपका, देखिए इधर लाल ऑक्साइड का लेप लगा हुआ है और दूसरा तल जो ये प्रकाश का परावर्तक तल है। इसमें बस फर्क इतना है बाबू, देखिएगा इसमें फर्क बस इतना है कि देखिए इसमें अंदर वाला जो भाग है इस पर कलई लगा हुआ है, ठीक है ना। इसका जो अंदर वाला भाग है इस पर कलई लगा हुआ है, और जो उभरा हुआ भाग है यह प्रकाश का परावर्तक तल है। लेकिन इस दर्पण में उभरे हुए भाग पर क्या, उभरे हुए पृष्ठ पर कलई किया गया है, और अंदर का जो भाग है वो बाबू प्रकाश का परावर्तक तल है। और जिसका अंदर का तल प्रकाश का, देखिए आप लोग याद रखिए, एक शब्द है अ, ठीक है ना, शब्द है अ,
अ से होता है, ठीक है ना, अंदर, ठीक है ना, अ से होता है अंदर, और अ से ही होता है बाबू, क्या नाम है, अवतल, ठीक है, अवतल, ठीक है ना। इसमें अगर हम बात करें, इसमें एक शब्द है ऊ, ठीक है ना, ऊ से होता है आपका उत्तल, ठीक है ना, और इसी से होता है बाबू उभरा हुआ, देखिए, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, इसी से होता है अ। अब अगर ये, अगर मैं कभी भी आपसे बोल दूं कि बाबू बताओ अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो आप फौरन समझिए कि सर जो है ना वो अ से पूछ रहे, अ से अवतल, और अ से ही होता है अंदर, यानी जिसका अंदर का वाला भाग प्रकाश का परावर्तक तल हो, क्या हो, परावर्तक तल हो, ठीक है ना। और उसी तरह बात करें हम, एक होता है ऊ से उत्तल, हम कभी भी आपसे पूछ ले कि बताइए उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो ऊ से, देखिए हम कह रहे हैं ना उत्तल, यानी इसका पहला शब्द है, पहला जो अक्षर है, शब्द नहीं, पहला जो अक्षर है, ठीक है ना, वो है ऊ, ठीक है ना, और ऊ से बाबू आपका होता है उभरा हुआ, यानी जिसका परावर्तक तल क्या हो बाबू, परावर्तक तल, ठीक है ना, परावर्तक तल क्या हो, उभरा हुआ हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। क्लियर, ठीक है ना। अब देखिए, अब बारी बारी से इन दोनों में हम क्या करेंगे बाबू, प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, ठीक है ना, प्रतिबिंब बनने का हम पहले नियम पढ़ेंगे, और बारी बारी से हम इनकी स्थितियों को पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रतिबिंब हम कभी भी आईना देखते हैं तो उसमें हमारा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वो प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो कुछ नियमों को पालन करके ही प्रतिबिंब बनता है, जिन नियमों को हमको जानना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है ना। ठीक है, देखिए ये है, और उसके बाद ये है, ठीक है ना। इन दोनों दोनों से बारी बारी से हम जानेंगे। उससे पहले आपको हम दर्पण से संबंधित परिभाषा हम बता चुके हैं, दर्पण का ध्रुव, ये सारी चीजें हम आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है ना। देखिए हम यहाँ पे आपका होता है, हम यहाँ पे एक रेखा खींच के हम आपको बना दे रहे हैं, देखिए हम बना दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए इसका है आपका, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे आपका बाबू पी है ना, यानी दर्पण का ध्रुव, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं, देखिए ये है पी, ठीक है। अब इसके बाद ये दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसके मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं बाबू, वक्रता केंद्र, यानी कि सी, ठीक है ना। इसका भी देखिए, इसका गोला इस साइड में होगा तो इसका वक्रता केंद्र सी, यहाँ पे ये होगा सी। अब दोनों के रेखाओं को देखिए, दोनों बिंदु को जो मिलाने वाली या दोनों बिंदु से होकर जाने वाली जो रेखा होती है, इस रेखा को हम कहते हैं बाबू, हम मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है ना। देखिए ये बाबू आपका ये बिंदु है, इसको मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं बाबू, तो हम इसको मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं बाबू, मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए एकदम सीधा सीधा रेखा हो रहा है, ऑटो सेट किया गया है, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों के बीच, यानी दर्पण के ध्रुव और सी एकदम ठीक बीचों बीच एक बिंदु होता है, ठीक है ना, जिसको हम फोकस बिंदु के नाम से जानते हैं। फोकस बिंदु का परिभाषा क्या है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को हम दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस दूरी या मुख्य फोकस बिंदु या मुख्य फोकस कहते हैं। चलिए, तो पहला नियम क्या होता है, आइए हम समझते हैं पहला नियम, ठीक है। पहला नियम क्या होता है बाबू, देखिए दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। देखिए देखिए कैसे, ठीक है ना, तो आप देखिए इसको, देखिए जैसे ये अवतल दर्पण है, अब इसके समांतर बाबू देखेंगे ध्यान से, ठीक है ना, इसके समांतर एक प्रकाश, एक देखिए ये प्रकाश किरण, इसके समांतर प्रकाश किरण है, और आपको पहले ही बताया गया है इसके समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें हमेशा फोकस बिंदु से ही होकर जाती है, ठीक है। देखिए ये किरण जा रही है जो इसके समांतर है, और इसके समांतर जाने वाली प्रकाश किरण हमेशा फोकस बिंदु से होकर जा रही है, ठीक है, हमेशा, चाहे वो फोकस बिंदु से जाएगी या लगेगा कि हमको फोकस बिंदु से जा रही है। देखिए कैसे, थोड़ा सा इसमें समझिए, देखिए ये है आपका, ठीक, देखिए
अगर ये मान लीजिए मुख्य अक्ष है, ये उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष है, ठीक है ना, ये उत्तल दर्पण है। देखिए इसका भरा हुआ तल प्रकाश का परावर्तक तल है, इसका अंदर का तल प्रकाश का परावर्तक तल है, ठीक है ना। देखिए इससे जब प्रकाश किरण जाएगी बाबू, जब इससे प्रकाश किरण जाएगी, देखिए ये जब जाएगी ना तो यह टकराएगी, लेकिन ये जो दर्पण होता है ना, जो ये उत्तल दर्पण जो होता है, आपको पहले से पता है ये प्रकाश को फैलाने का कार्य करता है, और ये क्या कर देगी बाबू, प्रकाश को, ठीक है ना, ऐसे फैला देगी इधर, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। जब यहाँ से प्रकाश फैल जाएगा तो हमको, जब हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर हम अपना आंख लगाएं और यहाँ से जब हम देखेंगे, यहाँ से जब हम आंख लगा के देखेंगे तो हमको लगेगा कि प्रकाश किरण जो है ये इस फोकस बिंदु से होकर जा रही है। देखिए कैसे इस फोकस बिंदु से लगेगा कि होकर जा रही है, देखिए इस प्रकार से, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। तो हमको लगेगा कि ये फोकस बिंदु से होकर जा रही है, लेकिन वास्तव में ये फोकस बिंदु से होकर जाती नहीं है, ठीक है ना। ये डैश डैश करके रहेगा ये, ठीक है, क्योंकि ये आभासी हो रहा है, ठीक है ना। ये डैश डैश करके जा रही है, ठीक है, ये डैश डैश करके जा रही है, ठीक है। ये जाते ही प्रतीत हो रही है, वास्तव में जा रही है। इसलिए पहले भी ये बोला मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, ठीक है ना, फोकस बिंदु से होकर जाती है, या जाती हुई या फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ये हो गया पहला नियम, ठीक है ना। बात को समझेंगे थोड़ा सा, है ना। ये हो गया पहला नियम। उसके बाद आता है बाबू दूसरा नियम, ठीक है ना। दूसरा नियम समझिए। दूसरा नियम ये कहता है कि दर्पण के फोकस है, ठीक इसके उल्टा, ठीक है ना, दर्पण के फोकस से गुजरने वाली, ठीक है, दर्पण के फोकस से गुजरने वाली, ठीक है, या फोकस की तरफ आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद या पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है ना। यानी जब भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के फोकस बिंदु से होकर जाएगी, ठीक है ना, अर्थात ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अगर इसी का हम क्या करें, एक इसका हम क्लोन ले रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यही अगर ये दर्पण है, अगर ये दर्पण है बाबू, ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। देखिए ये दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। अब इसका जो बाबू मुख्य अक्ष है, देखेंगे ये मुख्य अक्ष है, देखिए ये मुख्य अक्ष है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका बिंदु सी है, यहाँ पे बिंदु सी है, यहाँ पे बिंदु एफ है, ठीक है ना, और यहाँ पे बिंदु पी है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। अब अगर प्रकाश की किरण मान लीजिए यहाँ से मुख्य, डायरेक्ट मुख्य अक्ष से समांतर नहीं, बल्कि जो प्रकाश है वो सीधे क्या नाम है, फोकस बिंदु से ही होकर जा रही है। देखिए ये जा रही है, फोकस बिंदु से होकर जा रही है, अब ये डायरेक्ट फोकस बिंदु से होकर जा रही है, ठीक है ना। तब इसके साथ होगा, देखिए जब समांतर जा रही है, जब प्रकाश किरणें, यहाँ पर आप देखेंगे जब प्रकाश किरणें समांतर जा रही है तो फोकस बिंदु से होकर जा रही है, नहीं जा रही है। उसी तरह जब फोकस बिंदु से होकर जाएगी बाबू, तो ये बाबू क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, यानी फौरन यहाँ से टकराने के बाद ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह यही सेम क्रिया बाबू उत्तल दर्पण में भी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये उत्तल दर्पण है, ऐसे ऐसे उत्तल दर्पण है, ठीक है ना। ये इसका क्या बाबू मुख्य अक्ष है, ये एफ है और ये सी है, और क्या नाम है बाबू, इधर सारा का सारा अनंत तक इधर चला जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रकाश किरण, देखिए अब यहाँ पे पहले फोकस बिंदु से कैसे होकर जाएगी, क्योंकि फोकस बिंदु तो उधर छेद के दर्पण को तो जाएगी नहीं, तो ये ऐसे जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ये लग रहा है कि ये इधर जा रही है, इधर जा रही, लग रहा है कि इधर जा रही है, लेकिन वास्तव में जा नहीं रही है, और ये फौरन यहाँ पे परावर्तन की घटना होगी और ये मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी बाबू, समांतर हो जाएगी, ठीक है। देखिए इसे ये प्रकाश जा रही है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये होता होगा आपका दूसरा नियम। उसके बाद पहला नियम क्या कहता है, तीसरा नियम और आखिरी नियम क्या कहता है, ठीक है ना, कि दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली, मैं पहले ही बता दें कि वक्रता केंद्र जो होता है ना बहुत शानदार चीज है। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है और उसी पथ पर परावर्तित हो जाती है, ठीक है ना। यानी जिस मार्ग में आती है उसी मार्ग से वापस चली जाती है। इसको मैं यही समझा दे रहा हूँ, जैसे कि देखिए ये अवतल दर्पण है ना, ये अवतल दर्पण है, और इसका क्या बाबू, ये एफ है और ये सी है, ठीक है, ये बिंदु सी है। अब इससे जो प्रकाश की किरण जाएगी, ठीक है ना,
देखिए इससे जो प्रकाश किरण जाएगी, मैं बताया था कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो भी प्रकाश किरण है आप किसी भी एंगल में डालिए, लेकिन वो हमेशा इस अवतल दर्पण के पृष्ठ पर या उत्तल दर्पण के पृष्ठ पे लंबवत ही पड़ती है। और किसी भी सतह पर जब प्रकाश किरण लंबवत पड़ती है, ठीक है ना, तो परावर्तन जब होता है तो डायरेक्ट उसी माध्यम में बिना किसी कोण बनाए उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। यानी वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से पुनः वापस लौट जाती है, ठीक है ना। या वक्रता केंद्र की तरफ, जैसे उत्तल दर्पण है, ठीक है ना, ये उत्तल दर्पण है, ठीक है ना, यहाँ पे इसकी क्या बाबू, इधर आपका F है और इधर आपका C है। यहाँ पे वक्रता केंद्र की, ये देखिए ये वक्रता केंद्र की तरफ ये प्रकाश किरण आ रही है, लेकिन वक्रता केंद्र की तरफ जा नहीं रही है, ठीक है, वक्रता केंद्र की तरफ आ रही है और यहाँ पे टकराएगी पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ये प्रकाश, ये प्रतिबिंब बनने का तीसरा नियम होता है, ठीक है ना। अब यही 3 नियम पालन करके बाबू प्रतिबिंब बनते हैं। अगर इन 3 नियमों का पालन नहीं होता तो प्रतिबिंब नहीं होगा। कम से कम इसमें से अगर 2 ही प्रकाश किरण जा रही है, ठीक है ना, अच्छा प्रतिबिंब बनने के लिए 2 प्रकाश, कम से कम 2 प्रकाश की किरणें होनी चाहिए। एक किरण कभी भी प्रतिबिंब नहीं बनाता है ना। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरणें होनी चाहिए और इसमें से दोनों किरणें चाहे तो एक ही नियम का पालन कर सकती हैं या फिर कम से कम 2 नियम का भी पालन कर सकती हैं या फिर तीनों नियम का पालन करके प्रतिबिंब बना सकती है। कभी कभी एक ही नियम का भी पालन करके, दोनों किरणें एक ही नियम का पालन करके प्रतिबिंब बना देती हैं, कभी 2 नियम का पालन करके बना देती हैं। लगभग में 2 नियम का पालन करके सभी किरणें और सभी स्थितियों में प्रतिबिंब बन जाता है। अगर आप चाहे तो 3 नियम एक साथ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 नियम कर रहे हैं तो इसमें से कोई भी 2 आप नियम का पालन कराएंगे प्रतिबिंब आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। तो आज का हमारा जो वीडियो है यही तक है, ठीक है ना। अगला जो वीडियो आएगा वो हम बहुत ही फास्ट वे में लेके चलेंगे, थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करने में ज्यादा समय लगा, ठीक है ना। तो अगला जो वीडियो होगा इसको हम बहुत ही फास्ट वे में लेके चलेंगे और आपको पूरे अच्छे तरीके से आपको प्रतिबिंब की अब स्थितियां बनाएंगे कि अवतल दर्पण में हम अनंत पे वस्तु रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, या फिर फोकस पे रखें तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे, उत्तर में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।